केरला में जॉब करने वाला विवेक जब भी सो के उठता तो अपने होम टाउन उत्तराखंड में उठता। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। आओ इस स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं। मैं मृणाल पाराशर निर्वाणा स्टोरी से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये कहानी है विवेक और दिव्या की। विवेक और दिव्या दोनों साथ में पले बड़े, साथ में स्कूलिंग करी और साथ में ही कॉलेज करा। कॉलेज के बाद दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद दोनों ने डिसाइड करा कि भाई अब शादी कर लेनी चाहिए। तो दिव्या ने विवेक को बोला कि भाई तुम्हारा क्या राय है शादी के ऊपर। तो विवेक ने बोला ठीक है भाई शादी कर लेते हैं, मैं अपने घर वालों से डिस्कस कर लेता हूँ। विवेक जाता है और अपने घर पे बताता है कि अपने पिताजी को कि ऐसे मैं शादी करना चाहता हूँ। पिताजी बहुत खुश होते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो हम लड़की ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो विवेक कहता कि भाई मैंने लड़की ढूंढ रखी है। मैंने कहा अच्छा कौन है वो बताओ। तो उन्होंने कहा दिव्या। पिताजी उसको दिव्या का नाम सुन के थोड़े से शॉक से हो गए थे, क्योंकि उनको दिव्या के साथ विवेक की शादी नहीं करवानी थी। तो विवेक ने पिताजी से पूछा कि आप राजी हो। तो पिताजी ने साफ इनकार कर दिया, बोला नहीं मैं शादी के विपरीत हूँ। तो विवेक ने पूछा क्यों। तो पिताजी ने बताया कि भाई दिव्या ऊंचे विचारों वाली है, मॉडर्न लड़की है और उसका कल्चर और हमारा कल्चर दोनों अलग अलग हैं, मैच नहीं होता है, तो मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता हूँ। विवेक ये बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो गया। तो उसने पिताजी को बोला कि भाई शादी तो मैं दिव्या से ही करूंगा। तो पिताजी ने बोला कि अगर तुम्हारी ये जिद है कि अगर तुम दिव्या से शादी करना चाहते हो तो ठीक है, जिस दिन तुम दिव्या से शादी करोगे उस दिन मैं मर जाऊंगा। विवेक माता पिता को भी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन दिव्या के साथ शादी भी करनी थी। तो उसने क्यों ना सोचा कि क्यों ना दिव्या को समझा दिया जाए। तो विवेक फोन करता है दिव्या को और बुलाता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मिलना है तुमसे, तुम आ जाओ, मुझे कुछ बात डिस्कस करनी है। तो दिव्या कहती है ठीक है शाम को मिलते हैं अपने वही पॉइंट पे। तो दिव्या आती है, विवेक भी जाता है और विवेक अपनी सारी बात बताता है उसको, दिव्या को कि ऐसे ऐसे मेरे घर वाले तुम्हारी शादी और हमारी शादी के विपरीत हैं और मेरे पिताजी ने बोला कि भाई अगर तुम शादी करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं मर जाऊंगा। दिव्या इतना कुछ सुन के कुछ बोलने की जगह उसने उसी पहाड़ी से जंप कर देती है। जंप करने का विवेक बहुत तेज चिल्लाता है, रोता है, पीटता है, दिव्या दिव्या आवाज मारता है, लेकिन कोई आवाज उसकी सुनता नहीं है। विवेक जल्दी से 100 नंबर पर फोन करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे मेरी एक फ्रेंड है जिसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गई पहाड़ी से। पीसीआर आती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और वन विभाग वालों को फोन करके बुलाया जाता है। इसी बीच के दौरान विवेक को पुलिस वाले थाने ले जाते हैं, कस्टडी में ले जाते हैं। विवेक को मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है, उससे पूछताछ करी जाती है और विवेक से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी उससे या कुछ बात हुई थी। तो विवेक इनकार करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसका पैर फिसल गया था, वो एकदम से नीचे गिर गई। ठीक है, तो 3 दिन तक विवेक को थाने में बिठा के रखते हैं वो लोग। चौथे दिन दिव्या की लाश मिलती है, तो पुलिस केस बनता है विवेक के ऊपर मर्डर का, लेकिन दिव्या के घर वाले बोलते हैं कि नहीं विवेक ऐसा लड़का नहीं है, हमारी दिव्या विवेक से शादी करना चाहती थी और हम विवेक को जानते हैं बहुत बचपन से, विवेक ऐसा लड़का नहीं है, तो हम अपना केस वापसी लेते हैं और विवेक को रिलीज करने की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो पुलिस केस फाइल बंद कर देती है, विवेक घर आ जाता है। उस दिन से विवेक थोड़ा सा डिप्रेशन में था, ना तो किसी से बात करता था ना तो किसी से कुछ बोलता था। माताजी उसकी खाना खाने के लिए बुलाती थी तो वो आता, खाना खाता और अपने रूम में चला जाता था। कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा, तो विवेक की माताजी ने उसके पिताजी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है और विवेक गुमसुम सा रहने लग गया है, ना किसी से बात करता है ना कुछ बोलता है, तो तुम कुछ बात करो और विवेक से जाके बोलो कि भाई अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। तो पिताजी उसके दिमाग से चतुर थे, तो विवेक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अब मेरे शरीर में वो जान रही नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं और कमा नहीं सकता हूँ, अगर आगे बढ़ो और कमाओ, कहीं ऑफिस ज्वाइन करो तो देख लो। विवेक ये सब कुछ सुनता है, वो कहता है ठीक है। उसी रात विवेक अपना रिज्यूम तैयार करता है और एक ऑनलाइन कंपनी वेबसाइट पे डाल देता है। अगले 2 दिन बाद विवेक को कॉल आता है एक केरला की मल्टीनेशनल कंपनी से और उसको बोला जाता है कि आपको परसों से ऑफिस ज्वाइन करना है। विवेक बोलता है ठीक है। अगले दिन विवेक अपना लगेज पैक करता है और केरला के लिए निकल जाता है। केरला की चकाचौंध देख के विवेक थोड़ा सा खुश हो जाता है, वहाँ पे अपना एक रूम रेंट पे लेता है और 2 दिन बाद अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। ऑफिस ठीक ठाक चल रहा होता है। विवेक सुबह ऑफिस जाता और शाम को वापसी घर आता और अपने माता पिताजी से बात करता, खाना खाता और सो जाता। 2-3 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा सब कि विवेक सुबह ऑफिस जाता, शाम को आता, खाना खाता और सो जाता। चौथे दिन विवेक ऑफिस से घर आता है, खाना बना रहा होता है, इतनी देर में माताजी का फोन आता है और विवेक का हालचाल पूछती है वो। तो विवेक बोलता है सब ठीक चल रहा है और बढ़िया चल रहा है।
माता जी की बात सुन के बड़ी खुश हो जाती है कि विवेक इन सब चीज़ों से निकल गया है और अपनी आगे गृहस्थी को चला लेगा। तो विवेक खाना बना के अपना खाना खा के सो जाता है। जैसे ही विवेक सोता है तो एकदम से उसको आवाज़ सुनाई देती है, एक जैसे कोई पिताजी उसकी बात कर रहे हो गढ़वाली में। और थोड़ी देर बाद उसको अपनी माता जी की भी आवाज़ सुनाई देती है। विवेक जल्दी से आँख खोलता है और देखता है जब ऐसे कमरे की तरफ, तो देखता है ये तो उसका वही कमरा है उत्तराखंड वाला। विवेक सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है माता जी पिताजी सामने बैठे हुए हैं। विवेक कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया। वो जाता है अपने माता जी पिताजी के पास और उनको नमस्ते करता है और बोलता है कि मैं यहाँ कब आया। उसके पिताजी कहते हैं तू सरप्राइज देना चाह रहा होगा ना हमें पता है। तू कब आया बता, तूने बताया भी नहीं। कब रात को आया था तू? कह रहा नहीं पापा, मैं तो केरला में सोया था, जब मैं उठाऊं तो मेरी आंखें खुली है। तो पिताजी को ये लगा कि भाई विवेक जाना नहीं चाहता है यहाँ से दिव्या की यादों से, तो इसलिए उसने वो बहाना लगा रखा है। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने आए होंगे और तुम भूल गए होंगे। तो ये बात खत्म हो जाती है। विवेक अगले दिन शाम को दोबारा केरला के लिए निकल जाता है। 2-3 दिन ठीक चलता रहता है। फिर दोबारा से विवेक केरला में सोता और जब उठता तो अपने होम टाउन उत्तराखंड में, और जाके फिर वही सब कुछ अपने पिताजी को बोलता कि ऐसे ऐसे बात है, मैं तो सोया था केरला में लेकिन मेरी आंख खुली है तो उत्तराखंड में हूं मैं। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बात करते हैं। विवेक सोचता है कि उसके पिताजी उसको मजाक में ले रहे हैं। विवेक आंखों में आंसू लेके आता है और रोता है और अपनी माताजी को कहता है कि माँ सच में मैं सोया तो केरला में ही था, तुम्हारी कसम, लेकिन जब मैं उठाऊं तो उत्तराखंड में उठाऊं। मैं बहुत परेशान हूँ, ये दूसरी बार हो गया मेरे साथ। तो माताजी इस बात को समझती हैं और उसके पिताजी को बोलती हैं कि ऐसे ऐसे बात है, विवेक मेरा झूठ नहीं बोल रहा है, मेरी कसम खा रहा है। तो पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो विवेक की माताजी और पिताजी और विवेक को लेके गुरुजी के पास जाते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं कि हमारा विवेक ऐसे ऐसे केरला में जॉब करता है लेकिन सोता वहां पर है, और लेकिन जब उठता है सुबह तो अपने घर उत्तराखंड में उठता है। तो साधु महात्मा बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, कल सुबह की पहली झाड़ू अपने घर की वो लेके आना और विवेक की कोई ऐसी चीज खास वो लेके आना। कहते ठीक है हम ले आएंगे। फिर उसके पिताजी विवेक घर की पहली झाड़ू और विवेक की एक टी शर्ट जो गुरुजी के पास ले जाते हैं और उनको जाके दे देते हैं कि भाई ये विवेक की टी शर्ट है जो उसे बहुत प्यारी है और ये हमारे घर की पहली झाड़ू है। तो उसी बीच गुरुजी पूछते हैं कि विवेक के साथ कुछ हुआ था क्या। तो बोलते हैं कि विवेक के साथ एक्चुअली एक लड़की से प्यार करता था वो दिव्या से, और दिव्या की ऐसे ऐसे सुसाइड हो गई है, तो उसके बाद से ये सब कुछ घटनाएं हो रही हैं। बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं। इस बीच विवेक केरला वापसी चला जाता है। तो गुरुजी शाम को विवेक के पिताजी को फोन करते हैं और बुलाते हैं कि भाई तुम मुझसे मिलने आओ। वो कहते हैं ठीक है जी आ जाते हैं। वो जैसे जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो उनको बताते हैं कि भाई दिव्या की आत्मा जो इससे बहुत प्यार करती है और वो चाहती नहीं कि ये केरला रहे, वो चाहती है कि ये उत्तराखंड में ही रहे, उसके पास ही रहे, या तो वो अपने साथ ले जाएगी इसे, नहीं तो वो इसको उत्तराखंड में ही रखेगी। विवेक के पिताजी ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा डर जाते हैं और बोलते हैं गुरुजी इसका कोई उपाय महात्मा जी। तो बोलते हैं इसके लिए एक हवन होगा। उन्होंने पूछा कि विवेक को भी बुलाना पड़ेगा हवन में। बोले नहीं विवेक को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाना हवन कर देंगे। कहते ठीक है। तो हवन की तैयारी हो जाती है। अगले दिन हवन का टाइम आ जाता है, हवन हो जाता है। हवन होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके पिताजी भी यही सोच रहे थे, विवेक भी यही सोच रहा था। कुछ टाइम बाद ये सब कुछ बंद हो गया। विवेक केरला में सोता, केरला में ही उठता। 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। 6 महीने बाद विवेक दोबारा से केरला में सोया और उठा तो अगले दिन अपने घर उत्तराखंड में। पिताजी फिर दोबारा परेशान, वो फिर दोबारा गुरुजी के पास गए। बोले कि ऐसे ऐसे बात है, विवेक हमारा कल केरला में सोया था और जब उठा तो उत्तराखंड में उठा। गुरुजी बोले अच्छा, इसका मतलब वो सोल बहुत पावरफुल है। कहते कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, विवेक को 7 नींबू और एक लाल कपड़ा दिया कि विवेक को बोला कि अपने सर पे से वार के और चौराहे पे रख के पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और चला जाएगा। विवेक बोलता है ठीक है जी। विवेक ऐसे ही करता है, 7 नींबू चौराहे पे रख के और कपड़े के साथ में और चला जाता है वो, और बोला जाता है कि उसको सीधा वहां से केरला निकल जा। विवेक केरला निकल जाता है और फिर उसके बाद विवेक ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। विवेक फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है और विवेक केरला में सोता, केरला में उठता था। कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से ऐसे ही होने लग गया। विवेक अपने केरला में सोता और उठता तो अपने घर उत्तराखंड में। विवेक इन सब चीजों से परेशान हो गया था, तो वो वापसी केरला जाता है और आता है अपने दोस्त को, कलीग को, कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो सोचता है कि ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। कहता है अच्छा ये वाला मजाक,
मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो बोलता कि नहीं भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं सोता केरला में हूँ, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो अपने घर उत्तराखंड होम टाउन में उठता हूँ। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज रात मैं तेरे साथ सो जाता हूँ। उस रात वो विवेक के साथ में सो जाता है उसका दोस्त। तो उस रात कुछ भी नहीं होता है, वो उठता है सुबह तो विवेक साथ में ही होता है उसके। बोला देख ले मजाक कर रहा था तू। बोला आज की रात कुछ नहीं हुआ, तू कल एक बार और सो जाइए मेरे साथ में। वो बोलता है ठीक है कल भी सो जाऊंगा मैं। दोनों ऑफिस जाते हैं साथ में, वापसी ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बीच में उसकी आंख खुलती है उसके दोस्त की, विवेक के दोस्त की, तो देखता है विवेक साथ में है ही नहीं बेड पे। तो विवेक को देखता है वो है ही नहीं। वो विवेक को फोन करता है, विवेक फोन नहीं उठाता है। 2-3 बार फोन करता है, फोन नहीं उठाता है। सुबह 6 बजे विवेक को जब आंख खुलती है तो देखता है मैं वापसी उत्तराखंड में आ गया। और वो देखता है कि उसके कलीग ने उसको 6-7 कॉल कर रखी होती है। तो वो उसको फोन करता है, कॉल बैक करता है कि हाँ जी बताइए, मैंने कह रहा था ना मैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला हाँ ये तो बात है। कहता तो एक काम कर, वापसी केरला जल्दी से। उसको वापसी केरला बुलाता है और बोलता है कि एक डॉक्टर है साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर महेंद्र वैल्यू, हम उसके पास चलते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। वो कहता है ठीक है। तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के पास जाके बताता है कि ऐसे ऐसे विवेक को प्रॉब्लम है। विवेक सोता तो उत्तराखंड में है, लेकिन जब उठता है तो अपने घर होम टाउन उत्तराखंड में उठता है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है कब से चल रही? तो विवेक बताता है कि बहुत टाइम से चल रहा है और मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। वो कहते हैं ठीक है। वो 2-3 मेडिसिन लिख के देते हैं विवेक को और बोलते हैं कि आप बाहर काउंटर से ले लो और चले जाओ और ये टैबलेट ले लेना। बोलता ठीक है। जैसे ही निकल रहा था तो विवेक के दोस्त को रोक लेते हैं डॉक्टर और बोलते हैं कि तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कहते हैं ठीक है। तो वो बोलते हैं कि एक विवेक के रूम में कोई कैमरा लग रहा है? बोलता है नहीं डॉक्टर। तो कहता है कोई ऐसा हिडन कैमरा लगाओ ताकि वो विवेक को ना पता हो कि उस रूम में कैमरा है। तो कहता है ठीक है। वो विवेक को बोलता है कि भाई तुम सीधा घर निकल जाओ, मुझे एक काम है तो मैं वहां से उधर जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। बोलता है ठीक है। विवेक वहां से अपने रूम पे चला जाता है। उसका दोस्त मार्केट जाता है और वहां से एक वॉल क्लॉक कैमरे वाली लेके आता है और विवेक के घर जाता है और उसको गिफ्ट देता है कि भाई ये वॉल क्लॉक लेके आओ, मैं तेरे लिए गिफ्ट है। कहता है ठीक है। वो उसको एकदम उसके बेड के सामने लगा देता है। ठीक है। 3-4 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, विवेक के साथ कुछ भी नहीं होता है। सोता विवेक केरला में तो उठता भी केरला में। एक दिन फिर दोबारा से वही हुआ। विवेक सोया तो केरला में, लेकिन जब उठा तो उत्तराखंड में। और उठते ही उसने अपने दोस्त कलीग को फोन करा कि भाई ये दोबारा से हो गया मेरे साथ, डॉक्टर की दवाई तो काम ही नहीं करी। तो उसने कहा ठीक है तू केरला मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। तो वो उसके रूम पे जाता है और वो वॉल क्लॉक लेके डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब रात को फिर दोबारा से ऐसी हो गया, विवेक सोया तो केरला में था लेकिन जब उठा तो अपने घर होम टाउन उत्तराखंड में उठा। कहते हैं अच्छा ठीक है। वो अब कैमरा लगाया ना? तो उन्होंने कहा हाँ ये वॉल क्लॉक में उसकी रिकॉर्डिंग है। तो वो रिकॉर्डिंग देखते हैं और बोलते हैं कि एक काम, कोई बात नहीं आप विवेक को फोन करो और शाम की अपॉइंटमेंट ले लो, शाम को आके मुझसे मिलना, जब तक मैं रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ। डॉक्टर वो रिकॉर्डिंग देखती है और इतनी देर में विवेक भी शाम को आ जाता है और उसका कलीग भी। दोनों आके डॉक्टर से मिलते हैं और बताते कि डॉक्टर साहब बताओ क्या परेशानी थी। तो डॉक्टर बताती है कि भाई विवेक को एक प्रॉब्लम है, कोई भूत बाधा नहीं है, ये प्रॉब्लम है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि आपका 2 दिमाग काम करते हैं। जो पहला दिमाग काम कर रहा होता है तो दूसरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और जब दूसरा दिमाग काम कर रहा होता है तो पहला दिमाग ब्लैंक हो जाता है। डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है कि दिन में तो विवेक कुछ और था, लेकिन जब रात को सोता था तो वो कुछ और बन जाता था। तो उसका कलीग कहता है डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आया मेरे। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो दिखाती है कि विवेक जब सोता है तो उसके आधे घंटे बाद दोबारा उठता है और अपनी टिकट खुद बुक करवाता है कि वापसी उत्तराखंड की। वो सब कुछ वीडियो में दिखता है और वो देख के समझ जाते हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसका इलाज? तो उसका इलाज यही है, इसका मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसको मेडिसिन चलेगी और साइकोलॉजी की 2-3 इसको क्लासेस लेनी पड़ेगी। बोलते ठीक है सर स्टार्ट कर दीजिए आप। विवेक फिलहाल अभी ठीक है, अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सोता उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में उठता है, और अगर सोता केरला में है तो केरला में उठता है। जरूरी नहीं कि हर चीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर हो कि दिव्या की सोल को बदनाम करा जाए या ऐसा कुछ, क्योंकि कोई भी अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका जो जाता है वो आपका बुरा नहीं चाहता है। अब मैं आगे रह लेता हूँ। मैं मृणाल पाराशर निर्वाणा स्टोरी से आगे भी मिलता रहूंगा ऐसी रियलिस्टिक स्टोरी के साथ।